आज की क्लास में मैं आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म समझाने जा रही हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल की बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे टर्म आपके पास है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रिफ्लेक्स टर्म है वो जुड़ा हुआ है। इसको देख के भी आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये क्या मीन कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, तो जब फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उसका जो इनिशियल पीरियड है तब का टाइम है या फिर उसके मैच्योरेशन का टाइम है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक और चीज आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से। ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, टर्म क्या है? इंग्लिश का वर्ड है इजेक्शन। ठीक है, इजेक्ट होना जो टर्म है वो एक्सपल्शन को शो करता है। ठीक है, मतलब कोई चीज अपने आप कहीं से रिमूव आउट होगा उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एक्सपल्शन, इजेक्शन, ये टर्म हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो फीटस का इजेक्शन कब होगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसका इजेक्शन कब होगा। तो फीटस का इजेक्शन तब होगा जब जो फीटस ग्रो कर रहा था कंप्लीटली क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसके कंप्लीट डेवलप होने के बाद ही इसको इजेक्ट होना है बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, कि जो बर्थ कैनाल है ये एक सुपर नैरो पैसेज है, बहुत ज्यादा नैरो है और इतना ज्यादा यूज यहाँ पे इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब इस फीटस को बाहर रिमूव होना होता है। तो जब ये इतना ज्यादा नैरो है तो ऑब्वियस है कि क्या हो रहा होगा कि फीटस जो है जैसे ही कंप्लीटली फुल्ली डेवलप हो गया तो ये क्या करेगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैं रिलैक्सेशन नहीं बोल रही, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बोल रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन बोलने का क्या मतलब है कि जो प्रेशर है वो इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाएगा कि जो पूरा का पूरा कंप्लीट यूट्रस नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? इस साइड से भी, इस साइड से भी, मतलब लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, दोनों ही साइड से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन बोल रही हूँ मैं, रिलैक्सेशन नहीं बोल रही। बात समझ रहे हैं? बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे रिलैक्सेशन होना चाहिए। बात समझेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पे कोई चीज डेवलप हो रही है और जो डेवलप हो रहा है तो इसको इजेक्ट होना है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस को क्या पड़ी है, ये क्यों इजेक्ट होगा बाहर? तो इजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, अगर यहाँ पे कोई चीज है जो डली हुई है और ओपनिंग एक ही है, तो रिलीज करने का तरीका क्या है कि जो यूट्रस वाला पार्ट है वहां पे बहुत ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन कराया जाए। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ऑब्वियस है एक ही केस बचता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? फीमेल को जैसे ही पेन फील होगा तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से, नॉट ओवरी, ऑक्सीटोसिन सुनते के साथ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा होगा? ओवरी से सिक्रीट हो रहा होगा। जबकि ये ओवरी से सिक्रीट नहीं होता है। कौन सिक्रीट कर रहा होता है? इसको पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन को साधारण भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फुल्ली मैच्योर हो गया, फिर दैट लीड टू पेन, दैट ट्रिगर्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट व्हाट? टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन। ये कनेक्शन है इनके बीच में। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे क्या सिक्रीट होगा? ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होगा। ऑक्सीटोसिन जैसे ही सिक्रीट होगा ना, ये और स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन पहले थोड़ा बहुत था ना उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे इतना ज्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जब ऊपर से इसको दबाइएगा तो ये क्या होगा?
ऑब्वियस है कि किधर जाएगा, किधर की तरफ इजेक्ट होगा, तो बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। अब इजेक्ट होगा, कैसे होगा? इजेक्ट तो होगा यहाँ पे। तो सेफ्टी पर्पस से होता ये है कि फीमेल की बॉडी के लोअर बर्थ कैनाल वाले पार्ट पे पूरा म्यूकस का जो प्लग है वो बन जाता है। किसके लिए? सेफ्टी के लिए, ताकि वो सेफ हो। तो जब इधर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इधर से भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसका एक्सपल्शन होगा, बाहर की तरफ इजेक्शन होगा। तो बाहर की तरफ जब इजेक्शन होगा तो ये जो म्यूकस का जो प्लग है ये क्या होगा? टूट जाएगा, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, बहुत सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली हिडन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको बातें समझ आ जाएंगी। नीचे से म्यूकस प्लग ने भी ऊपर की तरफ इसको सपोर्ट करके रखा हुआ था। तो म्यूकस प्लग ने जब इसको सपोर्ट करके रखा हुआ था तो ये तो यहाँ पे टूट गया। तो टूटने के बाद ये जो यहाँ पे एमनियन है, ये जो कैविटी है ना, इसको हम लोग एमनियन कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। तो फिर ये अब यहाँ पे एमनियन का जो मेम्ब्रेन है ना, तो स्पीटस के वेट की वजह से क्या होगा? यहाँ पे रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में भरा होता है पूरे एमनियन के अंदर। उसी के अंदर जो ग्रोइंग फीटस है या जो डेवलप्ड चाइल्ड है वो पूरा का पूरा फ्लोट कर रहा होता है और सरवाइव कर रहा होता है, जिसके बिना सरवाइव करना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो इस पूरे मैकेनिज्म को टर्म क्या देते हैं हम लोग? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। स्टोरी समझ आई आपको? जो मैंने बोला समझ आया आपको? ठीक है, तो समझना इसको इसलिए आसान हो जाता है कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस लगा हुआ है कि कोई चीज है जो कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। कैसे कोरिलेटेड है यहाँ पे? तो कोरिलेटेड ऐसे है, अगर मैं वापस रिपीट करूं यहाँ पे आपको, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली? हाँ, एक चीज और है, ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये तब स्टार्ट होता है जब फीटस फुल्ली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, इमेच्योर वाली कंडीशन में कुछ रेयर केसेस होते हैं, वो भी एबनॉर्मल केस होता है, कोई मिसहैपनिंग का केस है तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हम लोग वैसे भी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन ट्रिगर करने का काम करेगा? तो फुल्ली मैच्योर फीटस। ये डायग्राम अवेलेबल है तो मैं बस इसकी हेल्प ले रही हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सोचने लग जाए कि हमें तो यहाँ पे फुल्ली मैच्योर दिख ही नहीं रहा है, मतलब आप समझ ही रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं? मात्र इस डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही ये पूरा का पूरा डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद ऑब्वियस है, डेवलप होने के बाद प्रॉपर वेट भी कैरी करेगा। जब वेट कैरी करेगा तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ रिमूव आउट होना चाहेगा। तो बाहर की तरफ जब इजेक्शन करने की कोशिश करेगा तो पेन तो हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी, इतना इजीली जो है ये रिमूव आउट नहीं होगा। तो जब बाहर रिमूव आउट नहीं होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए अगर फीमेल की बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट नहीं होता तो उसको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। किस चीज के? ऑक्सीटोसिन के। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इसलिए दिया जाता है कि जो पता चले कि फीमेल इतने देर से जो पेन है वो झेल रही थी, तो उससे उसको क्या है कि वो जल्दी जल्दी बोलने का मतलब ये है कि वहां पे तुरंत जो पूरा का पूरा यहाँ पे यूटेराइन जो वॉल है इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तुरंत ऊपर से जब इसको पूरा ऐसे कंप्रेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ इजेक्ट होगा, और इजेक्शन हो गया। तो इस बीच में, इस दौरान में अब और ज्यादा जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो फीमेल को एक्सट्रीम पेन जो है वो फील होता है, क्योंकि प्रॉपर वेट प्लस प्रॉपर साइज इसका है जो कि कई गुना ज्यादा होता है बर्थ कैनाल के साइज से। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? नॉट ओवरी, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बच्चों को हमेशा ये लगता है कि ओवरी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ओवरी से रिलीज नहीं होता, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और वो ऑक्सीटोसिन फिर क्या करेगा? यहाँ पे जिसने कॉन्ट्रैक्शन करा तो फिर ये जो लगातार इतने टाइम से क्या था, वो ऐसे होल्ड पे था, तो तुरंत इसको इजेक्शन के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं
तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा फिनोमेना, जो कि मैं आपको बोल भी रही थी कि फुल्ली मैच्योर जो होगा, नॉर्मली जो केस और कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यही होता है कि जो भी फीटस है, जो डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड जो है, तो सबसे पहले, और ये कोई कंफर्म्ड केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनका की जो लेग वाला साइज है वही बर्थ कैनाल की तरफ हो जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में मोर देन 90% में क्या होता है, हेड वाला जो पोर्शन है वही कहाँ होता है, बर्थ कैनाल के साइड होता है। ठीक है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है कि ये क्या करता है, जो यूट्रस है उसके एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहले आपको बस मेरी बात समझ आई तब मैं नोट कर देती हूँ। समझ आया सबको? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसको। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, बस बच्चों को 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उनको अलग से ही पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, या 1 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछना हुआ तो टीचर ने पूछ लिया, जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, तो ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फीटल, FETAL भी सही है, FOETAL ये भी सही है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स तो खैर लगा ही हुआ है, इसको सुनते के साथ बात समझ आ जाती है कि अपने आप कोई चीज काम नहीं करने वाली है, किसी चीज को कुछ ना कुछ जरूर ट्रिगर कर रहा होगा जिसकी वजह से वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सीधी सी इसकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी बस इतनी सी है कि सबसे पहली चीज तो कौन कर रहा है, तो फुल्ली मैच्योर एंड डेवलप्ड फीटस यही कर रहा है। क्रिएट fetus leads to create pressure on uterine wall। पहले खुद थोड़ा सा ये क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑन यूटेराइन वॉल। फिर जब उसको ऐसा फील होगा ना कि अच्छा, जब यूटेराइन वॉल पे प्रेशर है, और हाँ एक और चीज है, कई फीमेल को बोलते हुए आपने सुना होगा, या फिर ऐसे नॉर्मली भी बोलचाल की भाषा में आपने बोलते हुए सुना होगा, बहुत सारी ऐसी फीमेल है, विलेज में है, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ हॉस्पिटल पास में नहीं है, तो वो उनको आपने बोलते हुए सुना होगा 24 आवर्स, 36 आवर्स, इतने इतने टाइम तक वो पेन में ही है। रीजन ये है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की कमी है। ऑक्सीटोसिन की कमी है तो ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो प्रेशर डाल रहा है, पेन क्रिएट कर रहा है, लेकिन जितना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ऑक्सीटोसिन के सिक्रीट होने की वजह से वो नहीं हो पा रहा। ये रीजन होता है उसका। ठीक है, तो fully mature and developed fetus leads to create pressure on uterine wall। यही कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, which triggers मैटरनल, मतलब मदर की पिट्यूटरी, ऐसा ना कोई बच्चा समझ ले फीटस का ही पिट्यूटरी, नहीं, मैटरनल जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, मैटरनल पिट्यूटरी टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन। तो एक चीज आपने ये भी सीखी, और ये जब हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे ना 11th क्लास में, वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी। मैम ऑक्सीटोसिन क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है? हाँ, तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही सिक्रीट हुआ यहाँ से, तो ये क्या करेगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। पहले मैंने लिखा विच ट्रिगर्स मैटरनल पिट्यूटरी टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। अब हम ऑक्सीटोसिन का रोल लिख देंगे यहाँ पे।
फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन इज responsible for uterine contractions यहाँ पे काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्ट्रॉन्गर कर देते हैं, स्ट्रॉन्गर, बहुत स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यही इसी की वजह से हो पाता है इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, है ना, which which leads to ejection of fully developed fetus from birth canal। ये पूरा जो सर्किट है वो ये पूरा हो गया, ठीक है। फॉर पार्चुरेशन, इस प्रोसेस का टर्म हमने क्या लिखा था, पार्चुरेशन लिखा था। फिर ऐड कर लेंगे इसमें दिस फेनोमेना या फीडबैक मैकेनिज्म, दिस फेनोमेना is known as fetal ejection reflex। ये क्या हो गया आपका, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। मैम ऑक्सीटोसिन के वजह से फीमेल के बॉडी में पेन बढ़ता है या घटता है? यहाँ पे ना जो मेन फोकस है, ये पेन से रिलेटेड तो सिर्फ देखिए दो बातें हैं इसमें। पहली बात ये है कि पेन क्रिएट हुआ तो ऑक्सीटोसिन, अगर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे एक्चुअली जो कनेक्शन है वो पेन से नहीं है, वो पेन के ड्यूरेशन से है। अगर आप इसको समझे ध्यान से, अगर ऐसे सोच के देखिए ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कब हुआ था, तो आखिर जब फुली मैच्योर्ड फीटस ने जैसे पेन क्रिएट किया थोड़ा सा, बस ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो वो प्रोसेस है ना उसको ये क्विक करे। बात समझ आई? तो एक्चुअल में क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्लेक्स टर्म यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्स टर्म अगर हमने इसको देखा होता कि पता चले कि जिसमें 36 आवर्स लगना है वो पूरा 1 वीक तक डिले हो गया, तो हम इसमें रिफ्लेक्स टर्म जो है वो यूज नहीं करते, हम कोई और टर्म यहाँ पे यूज कर लेते। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसके साथ है, कॉन्ट्रैक्शन तो खैर इतना ज्यादा करेगा कि एक्सट्रीम पेन होगा, ये आपने सुना भी होगा, कितना भी नॉर्मल डिलीवरी हो लेकिन पूरी बॉडी की कोई अगर हड्डियां तोड़ रहा हो तो उतना पेन होता है, ये तो आपने सुना है। जबकि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है अगर हेल्दी फीमेल है तब भी। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसके साथ है, पेन के ड्यूरेशन को कम करने से। बात समझे? यस मैम। और एक और है कि जो पूरा जो वैजिनल एरिया का बर्थ कैनाल का जो टिश्यू वाला पार्ट है, तो बहुत हद तक उसके रिलैक्सेशन के लिए भी किसका नाम जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन का ही नाम जाना जाता है, ठीक है। ये समझ आया सबको, नोट कर लिया सबने? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं समझने में? नो मैम। हाँ मैम। चलिए अब एक चीज देखिए, पार्चुरेशन हो गया, जैसे हम लोग सीरीज में कर रहे हैं सब कुछ, जिसकी वजह से कुछ
बीच के ऐसे इसके पोर्शन है जिसको मैं 1 बाय 1 करके अभी करा रही हूँ, ठीक है। तो पार्चुरेशन हो गया। पार्चुरेशन होने के बाद फीमेल की बॉडी अब जाके मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लैक्टेशन, जो मिल्क प्रोडक्शन का जो फेनोमेना है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद, उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलेंगे या लैक्टेशन बोलेंगे, ठीक है। तो लैक्टेशन जब हो रहा है तो उसमें इनिशियल जो फ्यू डेज है लैक्टेटिंग पीरियड का मदर का, तो उसको, उस फर्स्ट मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऐसे शॉर्टकट में मैं आपको पहले भी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रम, जहां पे बात किसकी आती थी कि कितने टाइप के जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप मैंने आपको उसके लिए ट्रिक बताया था कि ये में याद रखेंगे IgG, IgA, IgM, IgE। पहले मैं लिख दूं तब आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए ये तो हो गया। फिर यहाँ पे बात आती है लैक्टेशन की। किसकी बात आती है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन सेंस लगाएंगे। एक सीरीज में जैसे आप फॉलो कर रहे हैं वैसे ही फॉलो करते चलिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लैक्टेशन कब होना है? अब ऑब्वियस है आफ्टर पार्चुरेशन ही लिखेंगे, बिफोर पार्चुरेशन कभी देखा ही नहीं होगा आपने, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये कब हुआ? तो आफ्टर पार्चुरेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं आफ्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क प्रोडक्शन बाय मदर is known as lactation। ये तो छोटी बात है, बट अब यहाँ पे बारी आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है तो क्या है ये? First milk produced by the mother. है ना, तो हम लोग शॉर्टकट में इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, मदर्स फर्स्ट मिल्क। मतलब इनिशियल फ्यू डेज में, बोलने का ये मतलब नहीं है कि पहला जो हुआ बस वही होगा, फर्स्ट मिल्क। ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ कहीं ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए इसमें। इनिशियल few days प्रेगनेंसी। नहीं, मदर्स फर्स्ट मिल्क मैंने लिखा ना, इसको तो यहीं पे टर्मिनेट कर दीजिए, ये कहाँ से आएगा, ये नहीं आएगा, बस शॉर्टकट में शॉर्टेस्ट हो गया मदर्स फर्स्ट मिल्क। तो क्या इनिशियल फ्यू डेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा एंटीबॉडी जो है इसमें अवेलेबल होगा। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि गेम याद रखेंगे, IgG, IgA, IgM, IgE, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की जब बारी आती है तो ये क्या कैरी करेगा? कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स एंटीबॉडी ए होता है इसमें, क्या होता है? IgA होता है इसमें, याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। छोटा सा है बट कंफ्यूजिंग है, आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। वहां भी ये चीज मेंशन है और यहाँ भी ये चीज मेंशन है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? IgA, इसको याद रखेंगे हमेशा। अब जरूरी क्यों होता है? तो जरूरी इसलिए होता है, आपको दिख रहा है कि एंटीबॉडी, इतना इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी जो कि बच्चे में क्या करेगा? इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करेगा। तभी जो डॉक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसको
रेकमेंड करते हैं और फीमेल को भी मोटिवेट करते हैं किस चीज के लिए, ताकि जो इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ है उसमें क्या करे, वो जो फीडिंग है वो कराए। ठीक है, अब यहाँ से सीधा कनेक्शन है किसका, इस प्रोसेस के बाद देना चाहिए था मेमोरी ग्लैंड, जो बीच में मैंने स्किप करा था। ठीक है, मैंने बोला मैं बाद में कराऊंगी। तो अब क्या है, अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऑकवर्ड सा नहीं लगेगा, बीच में कहीं एक्चुअली फिट ही नहीं हो रहा था। तो मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो आज से नहीं 10 साल के बैच में हमेशा मैंने यही करा है कि मैं इसको लास्ट में, क्योंकि पार्चुरेशन बच्चा पढ़ ही रहा है, पार्चुरेशन के बाद ऑब्वियस है मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, और मिल्क प्रोडक्शन से कनेक्टेड कौन है, तो मेमोरी ग्लैंड, बस हो गया खत्म। एक सीरीज में आके बैठ गया, फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसको समझने में। ठीक है, तो अब जो है बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मेमोरी ग्लैंड है। ये देखिए, सुपर इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। बस एक ही क्वेश्चन ही आता है, एक ही क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है इससे, कौन से सेल्स जो है वो मिल्क का सिक्रीशन करेंगे, बस यही पूछा जाता है इससे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड फीमेल में, हाँ एक और चीज है, ये वही मेमोरी ग्लैंड है जिसकी वजह से मैमल्स को मैमल्स का नाम दिया गया। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। लेकिन अगर ये मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल है तभी पहचान है किसी फीमेल की। अगर जैसे आगे जाके ना जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना डिसऑर्डर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, तो वहां पे डिसऑर्डर्स पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स आएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि फीमेल के सारे बॉडी पार्ट्स तो हैं बट ऑल पार्ट्स आर नॉन फंक्शनल। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप आसानी से बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं ना, पहली लाइन में वही लिख रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल memory glands are the characterizing feature of all mammals। बस हो गया, इसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डायग्राम से देने जा रही हूँ। अब आपको एग्जामिनेशन में क्या घुमाने का काम करेगा, बस आपको वो सीखना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ऑब्वियस है कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये स्पॉन्जी किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा फैट अवेलेबल है। फैट के साथ साथ इसके पास क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो ये लिख रहा है ना, मसल बिटवीन रिब्स, तो ये यहाँ पे जैसे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिब वाला पार्ट आपको दिखा रहा है। ये मेजर मसल जो इस पे, जिसके ऊपर जो मसल है, ये रिब वाला और इंटरकोस्टल मसल वाला जो पार्ट है, तो इसके ऊपर जो पेक्टोरलिस जो मेजर मसल है, तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सपोर्ट लेके क्या है, बनता है। ठीक है, और यहाँ पे बाहर की तरफ जो कुशन लाइक यहाँ पे टिश्यूज अवेलेबल हैं दैट आर नोन एज एरियोला। ठीक है, ये चीजें तो अलग से आपको दिख ही रही है यहाँ पे। सीरीज में आपको क्या याद रखना है, सो यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज क्या है कि जब हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ना मेमोरी लोब लिखा है, सब बच्चे को, सारे बच्चों को दिख रहा है, क्या लिखा है, मेमोरी लोब दिख रहा है। मतलब यहाँ पे एक क्या हो गया, ये मेमोरी लोब। ठीक है, तो ईच मेमोरी ग्लैंड जो है, मतलब हर एक जो मेमोरी ग्लैंड है, तो इसमें 15 से 20 लोब अवेलेबल होते हैं। तो 15 से 20 क्या है यहाँ पे, ऐसे ऐसे जो ये लोब्स हैं ये अवेलेबल होंगे। एक तो आपको ऐसे समझाने के लिए शो किया जा रहा है, कितने हो गए मेमोरी लोब्स,
15 to 20। अब क्या याद करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फिफ्टीन टू 20 मेमोरी लोब्स। लोब मीन्स कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मेमोरी लोब्स का नंबर कितना है? 15 to 20, याद कर लेंगे। मेमोरी लोब्स का नंबर कितना है? 15 to 20। सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पे मेमोरी लोब्स बोल रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि ये और भी आगे जाके क्लस्टर ऑफ सेल्स कैरी करता है। क्या करता है? ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है उनको कैरी करने का काम करता है। तो वो जो सेल है ना यहाँ पे, उसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो ये ऐसे इस तरीके से करके ये गोले जैसा जो स्ट्रक्चर है, एल्वियोली और एल्वियोलाई इज द प्लूरल टर्म। और अगर आप इसका सिंगुलर करेंगे तो एल्वियोलस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एल्वियोलस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि क्लस्टर किसका अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेमोरी एल्वियोली का, ये एल्वियोलाई का अवेलेबल है। एक को क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे एल्वियोलस लिखा हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, नेक्स्ट सीरीज में क्या है कि उसके नीचे क्लस्टर ऑफ सेल्स, और क्लस्टर ऑफ सेल देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डैश देके यहाँ पे एल्वियोलाई। अब ये बन गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बन गया सो समझेंगे ध्यान से। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मात्र सिर्फ यही एक सेल है जो कि मिल्क सिक्रेशन का काम करता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, उनसे पूछा जाता है कि मिल्क सिक्रेशन इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी लोब, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ग्लैंड भी लिखा है उसमें, फिर मेमोरी एल्वियोलाई लिखा है। तो आपको वहां पे क्या करना है? एल्वियोली को टिक करना है। क्या करना है? एल्वियोली को टिक करना है। मैम इधर मेमोरी लोब का काम क्या है? लोब कंपार्टमेंट हो गया, काम क्या होगा उसका? जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताया था मैंने। अब मैं पूछूं आपसे लोब्यूल का क्या काम होगा तो क्या बोलिएगा? लोब्यूल के अंदर तो सेल्स ऑफ जो एल्वियोलाई है वो प्रेजेंट है। बात समझ आई? लोब इज द कंपार्टमेंट जिसके अंदर क्या है, ये जो आपके सेल्स ऑफ एल्वियोलाई है ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेन काम किसका है? इसका है। तो एल्वियोलाई जो है इसके नीचे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ये जो है एल्वियोलाई, ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क। यही मिल्क सिक्रीशन करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्या करे, इसको इसी के साथ रहने देते हैं, इसको एरो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसके विद इन ब्रैकेट जाएगा। आपको कहाँ पे मिस्टेक आना है एग्जाम में मैं सो भी बताऊंगी, इसलिए बस वर्ड टू वर्ड लिख रही हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या होता है, और हाँ एक और चीज है, ये जो छोटी छोटी कैविटीज है ना एल्वियोलाई की, उसके सेल बना भी रहे हैं और खुद इसी की कैविटी में स्टोर भी कर रहे हैं। स्टोर हो गया। फिर क्या होता है, जो एल्वियोलाई है, जो यहाँ पे क्या है, ये एल्वियोलाई है। इसको और ध्यान से जब आप देखेंगे तो एल्वियोलाई जो है ये मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन होगा। किस में ओपन होगा? ये मेमोरी टिब्यूल्स में। पतले पतले जो ट्यूब है यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज मेमोरी टिब्यूल्स। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। जैसे आप ये सीरीज देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको बातें समझ आ जाएंगी। अब जो मेमोरी टिब्यूल्स है, तो मेमोरी टिब्यूल्स, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यहाँ कहाँ मेमोरी टिब्यूल्स। देखिए ध्यान से, ये जो मेमोरी डक्ट है, तो मेमोरी डक्ट की जब बात करेंगे तो ये मेमोरी डक्ट रहा, लेकिन क्या जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई है वो भी और पतले पतले यहाँ पे ट्यूब्यूल्स ला के दे रहे हैं? यस और नो? देखिए दिख रहा है ना?
तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई है दैट ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स को और जब मर्ज करेंगे हम लोग तब जाके ये किस में ओपन होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी। जो है। हाँ, तो दे ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। तो ये क्या करेंगे, इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट फॉर्म किया, फिर क्या होगा कि बहुत सारे जो मेमोरी डक्ट्स है, यहाँ देखिए ध्यान से, इधर से आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, ये भी ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो अब जब ज्वाइन होगा तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थिकनेस आएगी। जब थिकनेस आएगी ना, जब सारे मेमोरी डक्ट जहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे मेमोरी डक्ट के नीचे क्या मेंशन करना है आपको, एम्प्यूला। ये भी हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है, लास्ट में आपके पास लैक्टिफेरस डक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग। सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया लैक्टिफेरस डक्ट। अब देखिए, अब पास्ट ईयर में जाके ढूंढ लीजिएगा, नीट के एग्जाम का क्वेश्चन सुन लीजिए इसी से। भाई आसान टॉपिक है तो बच्चे नहीं देखते, और बच्चे नहीं देखते तो क्वेश्चन पूछने का मौका है कि हम यही चेक करके देखते हैं कि बच्चे ने इस टॉपिक को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। वो क्या करेगा, आपको पहले था मेमोरी लोब, फिर मेमोरी लोब में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के मर्ज होने से एम्प्यूला फॉर्म होगा, एंड फाइनली एम्प्यूला मर्ज होके फाइनली जिस डक्ट में ओपन होगा दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। अब क्या किया जाएगा आपको एग्जाम में, शफलिंग कर दी जाएगी इसकी। ऑप्शन ए में लिखा रहेगा एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर मेमोरी लोब, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब आप घूमते रहिए। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है ना कि सब एक सा लगता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, 2 दिन के बाद मैं ही आपको सामने बिठा के टेस्ट लूँ ना, आप गलती करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको सीरीज में क्या याद रखना है कि सबसे पहले मेमोरी लोब्स, देन एल्वियोलाई, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट, देन एम्प्यूला, एंड देन फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट। सबसे ज्यादा तो बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि एम्प्यूला मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद होगा या फिर जस्ट एल्वियोलाई के बाद होगा। तो सब में अगर 4 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं तो एक्चुअली क्या होगा, 4 में से जो 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा, और एक आप कैश और ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको सीरीज अरेंज करना होता है, वैसे क्वेश्चंस में अगर आप 1 घंटा भी बैठ के अपना दिमाग लगाए ना, कुछ नहीं मिलना है आपको। काम क्या आना है, तो आपका खुद का जो आप अपने दिमाग में इसको प्रिंट करके जाइए, अपने आप आपको आंसर बीच में से चमकता हुआ दिखेगा। नहीं याद करके जा रहे हैं, बैठ के सोचते रहिए, कुछ नहीं होगा सोचने से। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ना, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में बस आपको इतनी ही पढ़ाई करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि मेंशन द नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स, दैट इज 15 to 20, which cell secretes milk to cells of alveoli secretes milk। ठीक है, और एग्रीगेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। एग्रीगेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लैक्टिफेरस डक्ट। मैं ऑप्शन ए में लिख दूं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बी में लिख दूं मेमोरी डक्ट, सी में लिख दूं एम्प्यूला। हाँ, ठीक है, डी में लिख दो मेमोरी लोब्स। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप क्या बोल रही हूँ मैं? तो आपको इतने ध्यान से इसकी पढ़ाई करनी है। मैंने आपको बोला था छोटा सा टॉपिक है, तो ये हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। चलिए अब देखिए, एक और पोर्शन है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट का ना, एक 2 मिनट का टॉपिक और होगा। अब एक ना हम लोगों के पास अलग से टॉपिक है, जिसको करने के लिए बस एक डायग्राम सफिशियंट है।
यहाँ पे टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जब बात करी जाती है तो एक्चुअली जो पूरा फीमेल, अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ा रहे थे तो वहीं पे लिख देते, वहीं पे बना देते, वहीं पे समझा देते। तो यहाँ पे ना बिल्कुल एक्सटीरियरली जो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है उसके बारे में बात करी जा रही है, तभी हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। याद रहेगा, बहुत आसान है, प्यूबिक वर्ड से कैच कर सकते हैं। प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं ना, तो जिस एरिया पे प्यूबिक हेयर्स अवेलेबल होते हैं दैट पोर्शन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। और यहाँ पे फैटी टिश्यूज अवेलेबल होते हैं और जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यही पहचान है इसकी। तो मॉन्स प्यूबिस की क्या पहचान है कि यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स उसी एरिया में होता है। ठीक है, और सबको एक साथ मिला के सबसे पहली चीज, सारा जो स्ट्रक्चर एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सबको एक साथ ओवरऑल एग्रीगेट करके हम लोग जो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग वल्वा कहते हैं, VULVA। तो एक्चुअली जो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं और जो सेल कर रहे होते हैं ना, कहते हैं वेजिनल वॉश, वो तो बोलना ही गलत है, तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मे भी शायद वल्वल वॉश बोलने पे ना समझे लोग, तो वेजिनल वॉश बोल के वो भी बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी अपना सेल कर रहे हैं, आप भी बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो एक हॉरिबल मिस्टेक है, उनको बोलना ही नहीं चाहिए वेजिनल वॉश, जो भी वॉश वगैरह का ऐड करते हैं, टोटली रॉन्ग है, वो गलत है। अब इसमें क्या है, बाहरी साइड में, बाहर के साइड में, दोनों साइड में पेयर में होगा ये, जो स्किनी फोल्ड है दैट इज लेबिया मेजोरा। नाम से ही क्लियर है, बाहर का मेजोरा, उसके अंदर में एक और स्किनी फोल्ड है, हाँ, लेबिया माइनोरा। लेबिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे लिप लाइक अपीयरेंस ऐसे शो करता है ना, ऐसे ओवरऑल, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लेबिया, लेबिया मेजोरा, माइनोरा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर जो ओपनिंग है दैट इज वेजिनल ओरिफिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरेटिवली सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेथ्रल मीटस था दैट इज द सेम ओपनिंग फॉर रिलीज ऑफ सीमेन। वहीं से सीमेन भी रिलीज होना है, वहीं से यूरिन भी रिलीज होना है। लेकिन फीमेल बॉडी में क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, यूरेथ्रल मीटस इज सेपरेट एंड वेजिनल ओरिफिस इज सेपरेट। ठीक है, यहीं से बहुत ही मतलब माइन्यूट गैप जो है एक होता है यूरेथ्रल मीटस और जो वेजिनल ओरिफिस है उसके बीच में, दैट इज वेस्टिब्यूल, दैट इज वेस्टिब्यूल, बस वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो खैर एनस की पोजीशनिंग, ये तो पता ही आपको। उसके ऊपर ना बहुत ही छोटा एक टेनी फिंगर लाइक एक रिज निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज क्लाइटोरिस। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं ऑप्शन में सब लिख दूं, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल मीटस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनर। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि which of the following structure is the homologous structure to the male's human's penis। तो ये क्लाइटोरिस जो है ना, वो पेनिस जो मेल में प्रेजेंट होता है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है, उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है इसको माना जाता है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज रह रही है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे वेजिना है इसके बाहर में सुपर थिन, बहुत ही ज्यादा थिन जो है एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होगा इसी के ऊपर, दैट इज टर्म्ड एज हाइमेन। ठीक है, तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बुक ने भी इस बात को क्लियर करा है। और सही भी है कि फीमेल अगर रिगरस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, हॉर्स राइडिंग में, या फिर एक्सट्रीम अगर बहुत ज्यादा जो लग रहा है वो उठा काम कर रही है, मतलब कुछ भी अगर वैसा प्रेशर वाला वो काम कर रही है, तो ये इतना ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है कि ये कभी भी किसी भी टाइम ब्रेक डाउन हो जाता है और फीमेल को पता भी नहीं चलता। ठीक है, जो लोगों ने कई बार इसके लिए एक मेथ बना के रखा हुआ है कि ये जब भी ब्रेक डाउन होगा तो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं, ये बोलना बिल्कुल वाहियात है, बोलने वाले गवार है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कोई सी भी बात हो,
स्पोर्ट्स की बात हो तो जितने जो मेल है वो एक्टिव है उतनी फीमेल भी एक्टिव है, ठीक है। तो आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक आपके पास था एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अभी एक क्लाइटोरिस वाला स्ट्रक्चर बताया कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पेनिस है उसका होमोलोगस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्लाइटोरिस जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें एक्सटर्नल कौन सा है, तो लेबिया मेजोरा। इंटरनल कौन सा है, लेबिया माइनोरा। द वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द यूरेथ्रल मीटस एंड वेजिनल ओरिफिस दैट इज वेस्टिब्यूल, and the very super thin membranous structure or covering just outside the vaginal opening is hymen। क्या कहते हैं हम लोग उसको, हाइमेन कहते हैं। प्यूबिक हेयर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके तो नाम ही से क्लियर है, दैट इज जो वो मॉन्स प्यूबिस वो एरिया है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार आप भी खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एनसीईआरटी के बुक को रीड करेंगे तो बिल्कुल गारंटी है मेरी कि रीड करेंगे तो जरूर आपको डाउट्स मिलेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो डाउट नहीं मिलेगा, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको चाहे इंग्लिश का वर्ड मीनिंग ही क्यों ना पूछना पड़े, लेकिन आपको डाउट मिलेगा। अब जब बच्चे कहते हैं मैम कोई डाउट नहीं, तो मैं कहती हूँ हाँ डाउट क्यों होगा जब पढ़ाई नहीं करी होगी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा, पढ़िए ही नहीं, कहाँ से कंफ्यूजन आएगा, डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता। एक छोटा सा टर्म जो है मैं आपको और बताने जा रही हूँ, ठीक है। पहले मुझे मैम ये क्लियर करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। मैम वेजाइनल ओरिफिस और हाइमेन में डिफरेंस क्या है? नहीं समझे, वेजिनल ओरिफिस जो है ये दैट इज ओपनिंग and the hymen is the membranous covering on this vaginal orifice। अब समझ आया, ओके मैम। कब ओपनिंग का नाम है वेजिना, उसके बाहर जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है उसका नाम है हाइमेन, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और जो वेस्टिब्यूल है, बहुत ही नाम मात्र का जो गैप होता है ना यूरेथ्रल मीटस और इस वेजिना के बीच में, उसको वेस्टिब्यूल का टर्म दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। और कोई डाउट किसी को इस टर्म में? नो मैम। चलिए आगे देखिए। मैंने यहाँ टर्म लिखा है कैपेसिटेशन, ठीक है। अगर ऐसे ही कैपेसिटेशन कहीं लिख दिया जाए तो बच्चे को ये बताने में ही 1 ईयर लग जाएगा कि ये जो टर्म है ना ये है किस चैप्टर का, ठीक है। सुनने से भी नहीं पता चलता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। अब यहाँ पे बात समझेंगे बहुत ध्यान से, इसमें ना कुछ चीजें हैं जो सुन के तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये जो कैथेटर लिखा है ना यहाँ पे, इस पे नहीं जाएंगे, ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का डायग्राम है, जिसमें एक कैथेटर के हेल्प से आर्टिफिशियली इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री कराई जा रही, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है। स्पर्म की यहाँ पे एंट्री हो रही है, मुझे इस डायग्राम से मतलब था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, ठीक है। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब समझेंगे ध्यान से।
जैसे ही स्पर्म्स की एंट्री होती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो स्पर्म जो है ये बोलता है कि भाई हम तो किसी और मीडियम से आए हैं और यहाँ हमें एसिडिक मीडियम फेस करने को मिल रहा है। तो जो स्पर्म है जैसे ही नेचुरली जो पॉपुलेशन होता है उसके थ्रू जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जैसे ही फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर गया, तो होता ये है कि स्पर्म अपने आप को क्या करता है, कुछ प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करता है, मतलब अपने आप को तैयार कराता है। तो अब यहाँ पे आपको जो की पॉइंट्स है क्या याद करने हैं, सो समझिएगा ध्यान से। हम लोग कैपेसिटेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग कैपेसिटेशन स्पर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए पढ़ ही नहीं रहे। दोनों जो बातें हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। मैंने क्या बोला, कैपेसिटेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो स्पर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, मेंशन द साइट ऑफ कैपेसिटेशन, बच्चे स्पर्म देखते के साथ वहां पे टिक मार देते हैं टेस्टिस। अब जानबूझ के, अब पहली बात तो अगर ऐसे नॉर्मली लिख दिया जाए तो बच्चे को यही नहीं पता चलेगा हमारे से पूछ किस चैप्टर का टर्म लिया है। अगर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म लिख भी दे क्वेश्चन में, तब जानबूझ के वो क्या करेंगे, टेस्टिस टिक मार के आएंगे, बोलेंगे वाह हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमने स्पर्म देखा और टेस्टिस को टिक कर दिया। बट द राइट आंसर इज फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या है ये? कैपेसिटेशन इज द फिनोमेना ऑफ नेचुरल फिजिकल चेंजेस दैट एनी स्पर्मेटोजोआ, अगर हम एक भी स्पर्मेटोजोअन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई फिजिकल चेंज कर रहा है ताकि वो इतना ज्यादा अपने आप को तैयार कर ले कि वो फर्टिलाइज करने में एबल हो। किसके साथ? ओवम के साथ। तो वहां पे एसिडिक मीडियम में जाते के साथ उनकी जो ये प्रिपरेशन होती है ना, इस फेनोमेना को कैपेसिटेशन का टर्म दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म जब एंटर कर ही गया था तो कैपेसिटेशन क्या पढ़ने की जरूरत हो रही है? पता नहीं किसके दिमाग का फितूर है, कैपेसिटेशन कहाँ से निकाल के लेके आ गए। इसलिए कैपेसिटेशन को पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जब नॉर्मली फीमेल के वेजिना में जो स्पर्म इजैकुलेट हुआ पॉपुलेशन के टाइम में, जब कुछ आवर्स के बाद उस स्पर्म को चेक किया गया और नॉर्मली जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म्स बनते हैं जब उसको चेक किया गया, ठीक है, तो दोनों में फर्क निकला। क्या फर्क निकला, क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो डिफरेंस ये देखने को मिला कि इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। एक्रोजोम वगैरह जो है इसका और अच्छे तरीके से रेडी था, तैयार था, इसकी जो स्विमिंग है वो फास्ट हो चुकी, मतलब दोनों को जब कल्चर मीडियम में डाला गया तो दोनों के बिहेवियर में, फिजिकल चेंजेस में जो डिफरेंस है वो वेल रिमार्केबल था, कोई भी देख के उसको बता सकता था। तो बोला गया, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार स्टडी किया तो एक ही बात निकल के सामने आई। बोला गया अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दिया गया? कैपेसिटेशन का टर्म दिया गया। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैंने, अब तो खैर बंद ही हो चुका है बिल्कुल, इस बार तो मैंने नहीं देखा एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हुए, बट मैं अपनी तरफ से आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि आपका नीट में एक भी क्वेश्चन छूटे। बाकी तो आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आपकी मर्जी है ना। मैंने तो अपनी तरफ से चैलेंज दे ही दिया आपको कि आपको मेरी कॉपी में से पूरे 90 के 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बच गया था, वो मैंने कैपेसिटेशन भी सिखा दिया, तो उसको हम लोग ऐसे कर एक लेते बार हैं। और ये वाला पार्ट आप समझा सकते हैं? देखिए, जो कैपेसिटेशन है स्पर्म का होगा, किसका होगा? स्पर्म का होगा, वेजिना के अंदर होगा, इसलिए होगा ताकि वो ओवम से और अच्छे से फर्टिलाइज कर सके, बस इतनी सी बात है। क्योंकि जो स्पर्म फीमेल वेजिना के अंदर जा चुका है उसमें, और फीमेल अगर ऐसी बाहर इजैकुलेट कर दे, एक ऐसी किसी भी तरीके से किसी भी चीज में इजैकुलेट करके अगर टेस्टिंग के लिए दे दे, दोनों को जब चेक किया जाता है तो दोनों में फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे गए हैं।
तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे किसकी पढ़ाई करनी पड़ रही है, कैपेसिटेशन की। अब समझ आया? यस मैम। चलिए, इज द सेट ऑफ natural नेचुरल इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ना कि अब ऐसे बाहर इजैकुलेट हो गया, उसमें जाके कैपेसिटेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब नॉर्मल पॉपुलेशन से स्पर्म्स की एंट्री वेजिना के अंदर हुई है, तब की बात है ये, बस। ठीक है। नेचुरल फिजिकल चेंजेस दैट spermatozoan undergoes in order to fertilize the ovum। बस इतनी सी बात है। मतलब कहाँ हो रहा है ये? हाँ, एक चीज तो रही गई, ये कहाँ होगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। एक चीज इसमें मिसिंग है तो इसको पूरा कर लेते हैं। नेचुरल कंडीशन में होता है ना, उसको इन विवो बोलते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशन में होगा तो इन विट्रो बोलते हैं। ठीक है। तो दिस अकर्स इन विवो, मतलब नेचुरल कंडीशन होता है। इन विवो फॉलोइंग इजैक्यूलेशन, जब हुआ उसके बाद की बात है। व्हेन द स्पर्मेटोजोआ come in contact with the different fluids in the female genital tract। बस इतनी सी बात है। क्या याद रखना है आपको? फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या याद रखना है। आपको दो बातें याद रखनी है। कैपेसिटेशन किसका होता है? स्पर्म का होता है। कहाँ होता है? वेजिना में होता है। जैसे आपको ये दो चीजें याद रहेगी ना, तीसरी अपने आप याद आ जाएगी। आप बोलेंगे अच्छा, ये अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार कर रहा होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेशन होता है। समझ आया सबको? ठीक है। यस सर। चलिए, अब सिर्फ क्या रह गया आपका? एक लास्ट पेज रह गया। लास्ट पेज का भी ऊपर का छोटा सा जो पैरा है ना, वो रह गया आपका। मैं करा देती हूँ आपको। नीचे वाला पैरा हो चुका है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। मैं इसकी बात कर रही हूँ, बस। वन एंड ओनली दिस। अच्छा, इसको समझाने के पहले ना मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, पार्चुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, सारी चीजें आपने पढ़ ली, सब चीजों की आपने पढ़ाई कर ली।
अब बस एक छोटी सी बात ये सीखनी है कि कौन से मंथ में कौन सा डेवलपमेंट होता है। बहुत ही आसान है, सुपर इजी टॉपिक है, सुनेंगे बस इसको ध्यान से। हाँ, पहले उसके पहले मतलब जो गेस्टेशन पीरियड है ना, उसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो उसके पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर आपको कोई ऐसा ना लैंड पीस दिया गया जिसपे आपको बोला गया कि तुमको एक बहुत बड़ा मॉल बनाना है, ठीक है, या बहुत बड़ा कोई भी कॉम्प्लेक्स XYZ कोई सी भी बिल्डिंग बनानी है, तो मुझे एक बात बताएंगे वहां पे सबसे पहले किस चीज का इंतजाम करेंगे आप, किस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वहां पे, सोच के बताएंगे। सबसे पहले क्या अवेलेबल कराएंगे वहां पे? मैम ब्रिक्स होना चाहिए वहाँ। उसके भी पहले सबसे पहले कोई भी बहुत बड़ा जब कॉम्प्लेक्स बन रहा हो ना, किसी से भी कहीं भी जाके आप पता करेंगे ना, आपको खुद का भी अगर मकान बनवाना हो ना, तो आप सबसे पहले वहां पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। यस और नो, सोच के देखिए। Yes, इवन इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले आप ब्रिक्स ले जाके रख रहे हैं, सैंड गिरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या फायदा? यूजलेस। आप बना ही नहीं सकते ना बिना वाटर सप्लाई के। और कोई आपका पड़ोसी तो आपको भर भर के पानी ले जाने को देगा नहीं, बोलेगा जाओ अपना इंतजाम करो, मेरा घर गंदा हो जाएगा बेकार का, वर्कर्स के आने जाने के चक्कर में। सबसे पहले आपको चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग क्यों ना बनानी हो, लेकिन सबसे पहले वहां पे जिस चीज की व्यवस्था करी जाती है वो है वाटर सप्लाई। समझेंगे बहुत ध्यान से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इतना बोलते के साथ ना मुझे आपको एक बात समझाने में आसानी हो जाएगी। आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा, पता नहीं बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं, कि पूरे 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है, मतलब जिसमें पूरा फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसमें से हार्ट जो है मात्र जैसे ही 1 मंथ का प्रेगनेंसी कंप्लीट होते के साथ हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, तो मेरा हमेशा ये एग्जांपल याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी चीज को बनाना हो, कॉम्प्लेक्स बना कोई भी चीज बनानी हो, तो वहां पे ठीक उसी तरीके से जब एक ग्रोइंग फीटस का ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट डेवलप करना है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, लंग हो, XYZ हो, कुछ भी हो, तो सबको सबसे पहले तो ब्लड सप्लाई का इंतजाम किया जाएगा ना। तो जिसकी वजह से जैसी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड हुआ नहीं कि हार्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पेरियोडिकली बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उसको बार बार जाके चेकअप कराना चाहिए। तो हॉस्पिटल में बार बार क्या किया जाता है, स्टेथोस्कोप के थ्रू उसके हार्ट बीट को ही, हार्ट साउंड को ही क्या किया जाता है, नोटिस किया जाता है, क्योंकि हार्ट बीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, या फिर रेट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ग्रोइंग फीटस। अब कोई फीटस ऐसा पता चला उसका हार्ट बीट का जो रेट है वो मतलब मदर्स वोम के अंदर ही 60 to 65 बीट्स पर मिनट है, मतलब क्या हुआ, डॉक्टर पहली प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा कि भाई इस फीटस में ग्रोथ की कमी है, इसको कोई फायदा नहीं है आगे कंटिन्यू कराने से, ठीक है। क्योंकि जो मेल चाइल्ड होंगे उसमें 135 150 से बिलो ही होता है बीट्स पर मिनट, और फीमेल में 185 बीट्स पर मिनट। इसका मैंने रीजन क्या बताया था आपको, क्योंकि फीमेल के फीटल लाइफ में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो याद करा दिया मैंने आपको। हार्ट का फॉर्मेशन कब होगा, हार्ट का फॉर्मेशन कब होगा? 1 month after फर्स्ट मंथ ऑफ हाँ, जैसे ही ओवर हुआ बस हार्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा पास्ट ईयर में। हार्ट इज फॉर्म्ड, ऑप्शन 1 after 1 month of pregnancy, after first trimester of pregnancy, after second trimester of pregnancy, ऐसे ऐसे करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही सेकेंड मंथ ओवर हुआ, सेकेंड मंथ के ओवर होते के साथ क्या होगा, लिम्स बोलने का मतलब कि छोटा सा हैंड और लेग डेवलप होगा, लेकिन डिजिट्स बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे फिंगर की आइडेंटिटी नहीं होगी। बोलने का ये मतलब है कि छोटा सा जो बर्ड फॉर्म हुआ है बस उसमें से
ये पता चलेगा कि हाँ भाई 1 2 3 4 भी कोई चीज है, बस इतना ही पता चलेगा और कुछ उससे पता नहीं चलेगा। तो लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन कब होगा? तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब देखिए टोटल 9 मंथ है, तो 3 + 3 + 3, शुरू वाले 3 को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाद वाले 3 को सेकेंड ट्राइमेस्टर, लास्ट वाले 3 को थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसे डिवाइड किया गया। ठीक है, इसलिए आपको ये बोल रहा है तीसरा मंथ ना बोलते हुए ये क्या कर रहा है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स बोल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ज्यादातर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। इसको ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पूरा बन गया, नहीं। हर एक चीज ने बस अपनी पोजीशन ली है कि हमें यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो फॉर्म करनी है। और जो लिम्स हैं और मैम हार्ट एक्सटर्नल क्या जेनाइट, फुल्ली डेवलप हो चुका है? नहीं फुल्ली नहीं है। उसने अभी जैसे 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल पोजिशनिंग ले ली है, वो खुद भी अपना भी डेवलपमेंट करेगा सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते लेते। ठीक है, वो खुद भी अपना डेवलपमेंट करता है। फिर जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जेनाइटल ऑर्गन है, तभी देखा होगा कि जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो वो बोलेंगे कि थर्ड मंथ के बाद आइए, तब हम बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है ना। हालांकि उस पे बैन है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इलीगल बताए देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड का रेट जो है वो बढ़ने मतलब कमने की बजाय और बढ़ी रह डे बाय डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि जो 12 वीक्स है उसके बाद जो क्या है जेनाइटल ऑर्गन है ये डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि जो मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट है, फाइन हेयर से कवर भी हो जाएगा, आईलिड्स भी सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेस भी फॉर्म हो जाएंगे। मैम याद बीच में रखना आपका है, वॉइस नहीं आ रहा। मैंने बस इतना बोला कि जैसे ही यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है ओवर हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के ओवर होने के बाद पूरी बॉडी जो है फाइन हेयर से कवर हो जाएगी। तो 6 मंथ्स तक तो सब कुछ पढ़ाया गया, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाया गया? रीजन ये है कि 6 मंथ से लेके और 9 मंथ के तक के बीच में एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट, जो भी चीजें जहां भी अवेलेबल है, उन सब का कंप्लीट ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन का टाइम होता है, ये 6 to 9th मंथ के बीच में। समझ आई मेरी बात? बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? इस पेज में कोई डाउट किसी को? नो मैम।